नमस्कार, सभी स्नेही जन को मेरा वंदन, अभिनंदन। यत्र तत्र सर्वत्र के पेज पर नरेश चंद्र जी जोशी साहब की अनुकंपा से हम पुनः आपसे रूबरू हैं और मुझे इस साक्षात्कार की कड़ी में, जहां पर अनेक साक्षात्कार यहाँ पर जोशी जी करवा रहे हैं, अनेक विद्वज्जन, अनेक विदुषी महिलाएं, अनेक साहित्यकार, लेखक, अभिनेता, अभिनेत्री, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और साक्षात्कार की कड़ी में एक से बढ़कर एक उनका आयोजन हो रहा है। और जोशी जी ने ये जो संकल्प लिया है कि वो साहित्य की सेवा के लिए जितने भी साहित्यकार लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उन सभी को वो मंच दे रहे हैं। ये एक उनका भागीरथ संकल्प है, ये भागीरथ प्रयास है जो सराहनीय है और हम जैसे साहित्यकारों को हमेशा इसका वंदन करना चाहिए, इनका आभार प्रदर्शन करना चाहिए और इनको सादर आभार देते हुए इस संकल्प को ये हमेशा चिरकाल तक बनाए रखें और कई साहित्यकारों से हमें रूबरू करवाएं। इसी प्रयास के लिए, इसी संकल्प के लिए मैं पुनः ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जोशी जी का ये कार्य सतत चलता रहे। आज हम साक्षात्कार की इस कड़ी में एक ऐसी अनोखी विभूति से हम रूबरू होने जा रहे हैं, वो विशिष्ट हैं और वो साहित्यकारा भी हैं, वो एक सुगृहिणी भी हैं और वो एक सुंदर गायिका भी हैं और वो एक बहुत बड़ी प्रशासनिक अधिकारी भी रही हैं। तो आप सोचिए कि इस प्रकार की महान विभूति जिसके अंदर इतने सारे गुण समाहित हैं, तो वो स्वयं शक्ति का रूप है। तो हम इस शक्ति के रूप को आह्वान करते हैं। हम आह्वान करते हैं उस शक्ति रूप को, उस महिला को जो कहती हैं कि तेरी ही प्रस्तावना, तेरा उपसंहार, उसी कहानी में लिखा मेरा यह किरदार। इस प्रकार की पंक्तियों से सब कुछ तेरा तुझको अर्पण करने वाली महिला, मैं नाम लेते हुए भी मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। शब्द साधना परिवार डूंगरपुर की वरिष्ठ साहित्यकारा, विदुषी आभा मेहता। आभा मेहता जी उर्मिल एक ऐसा नाम है, ऐसा चुंबकीय नाम है, जिसको आप देखते ही उनके अंदर की सारी ओरा, उनके अंदर का सारा तेज हम में समाहित हो जाता है और हम सकारात्मकता से पूर्ण हो जाते हैं। मैं स्वागत कर रही हूँ, आभा जी पधारे मंच पर और मंच की शोभा बढ़ाएं। विदुषी बहन आभा मेहता जी उर्मिल, स्वागत है आपका। आभा जी आप। नमस्ते प्रमिला जी। नमस्ते नमस्ते प्रणाम आपको और चरण स्पर्श भी करना चाहूंगी। आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे और आपकी सकारात्मकता मुझे भी भिगो गई है और मुझे लगता है कि आप जैसे व्यक्तित्व से मिलकर मैं तो कृतार्थ हो गई। तो आप आभार है आपके शब्दों का। आप मेरी छोटी बहन की तरह ही हैं, तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप बहुत सुखी प्रसन्न रहें। जी जी। आभा जी, आपसे आज मिलना, ये पारिवारिक रूप से तो हम कई बार मिले हैं, पर आज
आपसे इस तरह से रूबरू मिलना ये मुझे बहुत ही अचंभित कर रहा है कि हम दोनों पटल पर इस तरह से उपस्थित हैं कि लोगों के बीच में हम ये एक संदेश देने जा रहे हैं कि एक शक्ति के रूप में, एक महिला के रूप में, एक सुगृहिणी के रूप में, एक प्रबंधक के रूप में किस प्रकार हम अपने आप को एक मुकाम पर हासिल कर सकते हैं, एक मुकाम पर स्थापित कर सकते हैं और लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आभा मेहता जी एक ऐसा नाम है जिनके पिता प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत के महान ज्ञाता थे, आयुर्वेदाचार्य थे। उनके पिता श्री यमुना वल्लभ जी डूंगरपुर के माने हुए, जाने हुए, पहचाने हुए विद्वत जन में से एक थे। आपका बचपन उन्हीं के सानिध्य में गुजरा है और आपने बचपन से ही ऐसे कठिनतम श्लोकों का श्रवण किया है, ऐसे कठिनतम श्लोकों का उच्चारण किया है कि बचपन से ही इनकी तुतलाती जुबान में वो सारे श्लोक कंठस्थ हो गए और हृदयंगम हो गए और बचपन से इन्होंने जो तुकबंदी से विद्यालयों से कार्यक्रम चालू किया, तो आज आप देखिए कि पूरे केवल डूंगरपुर ही नहीं, उदयपुर, राजस्थान में कहूँगी पूरे विश्व पटल पर, क्योंकि ये जोशी जी का जो पेज है, यहाँ पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं और इस पेज पर इतने फॉलोवर्स हैं कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम दो लोग नहीं है, हमें हमारे पीछे बहुत सारी निगाहें हैं जो हमें देख रही हैं और हमारी बात जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है, ये सौभाग्य है। पुनश्च जोशी जी को प्रणाम और उनका विनम्र आभार। और मैं आपके बारे में थोड़ा सा मेरा भी प्रणाम और जी वास्तव में आभारी हूँ इस पटल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए जोशी जी का, कि तरह तरह के मैं भी आपके पटल से काफी समय से जुड़ी हुई हूँ और जी कई तरह के साक्षात्कार, कई कार्यक्रम मैंने देखे हैं और पटल निरंतर इसी तरह से अग्रसर हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शुभकामनाएं जरूर फलित होती रहेंगी और जोशी जी का पटल ऐसे ही आगे चलता रहेगा। और आपके बारे में मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप एक सदग्रस्त महिला के साथ साथ एक जुझारू महिला भी हैं। आपने पढ़ाई के दौरान ही जब आपका विवाह हो गया और आपने ऐसे कुटुंबी जन में, बड़े कुटुंब में विवाह करके अपनी शिक्षा जारी रखी और राजकीय सेवाओं में प्रवृत्त हुई, उसके बाद भी शिक्षा जारी रखी और आरपीएससी में 1992 में सेलेक्ट होकर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में शिक्षा विभाग में आपने अनवरत कार्य किया। अनेक मुकाम में आपने अपना परचम फहराया और आपने शिक्षा विभाग के साथ-साथ समाज कल्याण की भी बातें करी, आपने साहित्य कल्याण की भी बातें करी और आपने शिक्षा के दौरान अपने उन बच्चों को तैयार किया जो बच्चे आपको आज भी नमन करते हैं, आपको गुरु माँ मानते हैं और आपसे कठिनतम विधा छंदों की है, कठिनतम विधा श्लोक की है, कठिनतम विधा गीति का, हरि गीति का, न जाने बहुत सारा विस्तार में है ये सब। उन सबको आप इतनी सरलता से उन बच्चों को सिखा देते हैं और मुझे भी कई बार मैं भी आपसे राय लेती हूँ, तो आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आपके इस गुरुत्व शक्ति को प्रणाम करती हूँ और आपसे आह्वान करती हूँ कि आप पधारें और आपने अपना ये सफर, साहित्य का सफर सुगृहिणी के साथ-साथ किस प्रकार शुरू किया, किस प्रकार आपने साहित्य में रुचि दिखाई, कैसे गृहस्थी को और कैसे शिक्षा कर्मी के रूप में, कर्मचारी के रूप में, विद्यालय के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। आह्वान है आभा जी। और मैं ये भी चाहूंगी कि आप सुंदर वाणी में आपकी शिव स्तुति, क्योंकि आज जो है सावन का दिन चल रहा है, तो आपने मदिरा सवैया में बहुत सुंदर हर हर महादेव की स्तुति लिखी है, तो आप उससे शुरुआत करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आह्वान है, पधारें। बिल्कुल, बिल्कुल प्रमिला जी। सावन का महीना है और अपन शिव जी को मदिरा सवैया में जो आपका बहुत प्रिय है, मैंने आपके कमेंट्स भी देखे थे, आपको बहुत अच्छा लगा ये, तो वो सवैया से ही मैं अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। शीश जटा अरु चंद्र बिराजत, लोचन लोल कपोल धरे। शीश जटा अरु चंद्र बिराजित, लोचन लोल कपाल धरे। पाप विमोचक है अभयंकर, कंठ धरे विष पान हरे।
क्लेश कुमोह क्लेश कुयोग मिटाए जपो हर, क्लेश कुयोग मिटाए जपो हर, नाम सदा मन मुद भरे, सागर है करुणा के तो शिव, पाप विमोचक दूर करे, सागर है करुणा कर तो शिव, क्षण में पाप को दूर करें। बहुत ये था सुंदर, मदिरा सवैया में। बहुत सुंदर। प्रमिला जी, जैसा आपने अभी मेरे परिचय में बहुत सारी मेरी बातें आपने बताई हैं, हालांकि मैं इतनी जितने आपने मेरी जीवनी के बारे में बताया है, हाँ संघर्ष में जीवन रहा है, और आभारी हूँ मैं आपके शब्दों की कि आपने मेरे लिए इतने भाव विभोर कर दिया मुझे आपके शब्दों ने। मैं शुरू करती हूँ अपनी अगर मेरी सामाजिक और साहित्यिक यात्रा। तो बचपन में जैसा कि आपने कहा, मेरे पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, आयुर्वेदाचार्य थे वो, लेकिन हमें खेल खेल में हमारा ये नियम था कि शाम को संध्या बत्ती हो तब रोज के आपको श्लोक सुनाने, और रोज वो हमें एक दो श्लोक सुनाते थे। तो जब मैं बड़ी हुई और संस्कृत से जब मेरा स्कूल में था और वो लोग जब मेरे सामने आते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो सब मेरे मेरे परिचित हैं ये श्लोक, और वो वहां से जो मेरा बीजारोपण हुआ साहित्य का, तो मुझे और वो बड़े अच्छे से गा के सुनाते थे हमें सारे श्लोक, और नीति के श्लोक होते थे, धार्मिक होते थे। तो शायद 5 साल की उम्र में मुझे लगता है कि मुझे काफी सारे श्लोक याद थे, और फिर हम जैसे जैसे बड़े होते गए, हम 6 भाई बहन हैं, तो सारे भाई बहनों को बिठा करके और वो हमें बताते थे। इसके अलावा श्रावण मास है, नवरात्रि है, अधिक मास है, उस समय वो अनुष्ठान करते थे, और अनुष्ठान में मेरे पापा का हमेशा से ये रहता था कि आप जो भी मंत्र बोले जोर से बोलना है आपको। तो वो बड़ा गा करके और बड़े अच्छे से बोलते थे, तो घर में हम भले उनके पास जाके न बैठे, हम अपना काम कर रहे हैं या हम हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो कानों में वो शब्द और श्लोक पढ़ते रहते थे। तो आज भी वो आदत मेरी भी बनी हुई है। मैं कुछ भी अगर श्लोक वगैरह बोलती हूँ, पूजा करती हूँ, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के काम में भले वो अभी रुचि न ले, लेकिन वो अनायास जो आता जाएगा वो कभी न कभी उनके अंदर प्रस्फुटित होगा। ये इस तरह से मेरा गया। और इसके बाद स्कूल में जब स्कूल पत्रिकाएं निकलती हैं, तो उसमें तुकबंदी, उसको हम कविता नहीं कह सकते, वो भोले बचपन की भोली भावना ही होती है, इस तरह से लिखना शुरू किया। और इसके बाद कॉलेज के अंदर में जब आई, तब मेरे कॉलेज में एक हिंदी ग्रुप था। मैं यहाँ पर गुजरात में पढ़ी हूँ, नव गुजरात कॉलेज में, क्योंकि मेरे पापा की सर्विस यहाँ पे अहमदाबाद में थी। तो नव गुजरात कॉलेज में एक हिंदी ग्रुप था। चूंकि मेरा मूल वतन राजस्थान में डूंगरपुर की निवासी हूँ, मेरे पापा वहाँ के ही है, और हमारा क्योंकि बचपन के बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। तो उस हिंदी ग्रुप में ये था कि आपको हिंदी की कविताएं बना करके और आप उसमें छपनी है, वो पत्रिका छपती थी। तो आप आश्चर्य करेंगे, इससे पहले मैंने कहानियां, छोटी छोटी लघु कथाएं वगैरह लिखी थी और तुकबंदियां की थी, कोई ढंग का ऐसा कोई सृजन किया नहीं था। तो मेरे एक भाई की तरह ही है, हमारे ससुराल में ही रिलेशन होता है, हेमंत भाई जोशी। मैं उनको इसलिए याद करती हूँ, मैंने ऐसा कहा कि भाई मेरे है ना स्कूल में, कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रही थी उस समय पीयूसी वाला सिस्टम था, 11वीं के बाद सीधा 12वीं जैसा। तो मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी है, और मैं क्योंकि उसमें पदाधिकारी हूँ, तो मुझे ऐसे कविता लिखना नहीं आता, मैं छोटी छोटी कहानियां लिख लेती हूँ। तो क्या करूँ, अच्छा नहीं लगेगा, लोग सोचेंगे कि ये इसने कुछ नहीं लिखा। तो क्या तू लिख सकती है। तो मैंने कुछ ऐसा टूटा फूटा लिखा, तो उनको कुछ पसंद आया नहीं, तो ये तो कोई ऐसा छपने वाला नहीं है। तो उन्होंने अपनी एक कविता मुझे दी, और मुझे कहा कि तू है ना ये बात अब मुझे क्यों ऐसी अपील कर रहे हो, मैं हमेशा इस बात को याद करती हूँ। उन्होंने अपनी एक गजल जैसी कविता जैसे ऐसा लिख करके दिया, और नीचे उन्होंने कहा कि तू अंदर अपना नाम है वो आभा, उस समय मैं दीक्षित सरनेम था मेरा, तो आभा दीक्षित, और उपनाम तन्हा। अब आप सच मानो, मुझे उस तन्हा का मतलब भी उस समय पता नहीं था, तन्हा क्या होता है। तो फिर उन्होंने मुझे दिया, और नहीं तू बस ये तन्हा लिखना तेरा जरूरी है वहां पर। तो मैंने इसके नीचे लिखा आभा दीक्षित तन्हा,
और वो हिंदी की कविता की मैं तन्हा हूँ, पता नहीं क्या क्या था ऐसा, वो कविता इतनी अच्छी हो गई, छप गई, पर मेरे से फिर रहा नहीं गया। मैंने मेरे सर को कहा सर ये मेरी कविता नहीं है, तो कहने लगे तो फिर किसकी है, तुमने नाम नीचे लिखा है? वो तन्हा जो लिखा है ना वो तन्हा की है वो, तो हुई तन्हा, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। तो भाई साहब को मैंने कहा कि भाई मैं तो यहाँ पर अब ऐसे मेरे से झूठ नहीं बोला गया और मैंने आपका नाम लिख दिया है और मेरे सर आपसे शायद संपर्क करेंगे। तो वो संपर्क बना, बाद में वो भी अहमदाबाद पढ़ने के लिए आए थे, मैंने उनको मिलवाया भी सही, लेकिन वो जो एक टीस रह गई ना कि मैंने किसी और की कविता अपने नाम से रखवा दी, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं भी लिखूंगी। तो तब मैंने फिर लिखना शुरू किया। बीजारोपण हुआ था, वो टीस नहीं थी, एक बीजारोपण हुआ कि वो प्रस्फुटन फिर इस तरह से बीज डालते, फिर प्रस्फुटन जो हुआ, तो आप देखिए ये हरा भरा वृक्ष हमारे सामने है। आप जारी रखें। इसके बाद अपनी मेरी जो शुरुआत हुई मेरी सामाजिक जीवन की, तो इस तरह से कि मैं 19 साल की एज में ही, क्योंकि सेकेंड ईयर में ही मैं पढ़ रही थी, तब मेरी शादी हो गई थी। और शादी के बाद पढ़ाई जारी रखना जरूरी था, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत थी, बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था हमारा। तो उस समय मैंने पढ़ाई जारी करी और सारा ध्यान मेरा पूरा अपने करियर पे लग गया। और वो मेरा जो 4-5 साल का जो काल था, बिल्कुल साहित्य मेरा छूट गया। बिल्कुल एक तरह से मैं पूरी तरह से गृहिणी थी, दूसरी तरफ मुझे अपना करियर देखा था। उसी दौरान मैंने मेरी बीए कंप्लीट करी, इसके बाद मैंने बीएड किया और राजकीय सेवा में आई। वहां पर भी मुझे ऐसे विषय मिले जो मेरे पढ़ाने के नहीं थे, मेरे विषय नहीं थे, लेकिन का स्कूल में खाली है तो ये पढ़ाओ। उसमें मैं दीपिका को भी याद करूंगी, दीपिका और मैं, हम दोनों एक स्कूल में थे। और दीपिका क्योंकि वो तो हिंदी की ज्ञाता है, वो तो बहुत अच्छा हिंदी जानती है, एमए उन्होंने हिंदी में किया है। हेलो 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 जी आपका नेट नहीं चल रहा है, आपका नेट नहीं चल रहा है। हाँ, आपका नेट चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी, व्यवधान आ रहा था बीच में नेट का। तो उस समय ये हुआ कि मैं पूरी तरह से 5-6 साल के लिए मैं साहित्य से बिल्कुल दूर हो गई। और इसके बाद एक ऐसा समय आया जब एक स्वीडन का प्रोजेक्ट था, पहल परियोजना के नाम से, डूंगरपुर में, क्योंकि उसी दौरान मैंने ये प्रशासनिक सेवा में, जैसा आपने उल्लेख किया, 1992 में मैंने अपना प्रवेश किया और पूरी तरह से समर बच्चों को बड़ा करना है, मेरे गृहस्थी जीवन का पूरा काम और प्लस अपनी सेवा, राजकीय सेवा। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर सीडा का एक प्रोजेक्ट था, पहल परियोजना, उसमें मेरा रोल अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफिसर का मेरा पोस्ट थी। तो मुझे ये काम करना था कि जो भी एनवायरनमेंट संबंधी जो चीजें हैं, वो मुझे गांव की महिलाएं जो कभी स्कूल नहीं पढ़ी नहीं है, उन महिलाओं को जाकर के मुझे समझाना होता था। तो वहां उनका आग्रह ये था कि आप उनकी भाषा में बात करोगे, क्योंकि वो वागड़ी बोलती हैं, डूंगरपुर जिले की महिलाएं। तो मुझे वागड़ी में, अब मैं हमेशा, अब मेरी थिंकिंग यही रहती कि मैं कितना सरल, कितना अच्छे से उनको मैं चीजें बताऊं एनवायरनमेंट के बारे में, कि जिससे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो उस समय मैंने उस प्रोजेक्ट में पशुपालन भी था, भूमि डेवलपमेंट का भी था, वन विभाग के काम भी थे, ऐसा मल्टी डेवलपमेंट टाइप का प्रोजेक्ट था। तो हम लोग गीत बनाते थे, मैं और विमला सनाड्या, उदयपुर की, आप शायद जानते होंगे उनको। हाँ, हम दोनों साथ में काम कर रहे थे। तो उस समय हम वो पहल नु केहू है भाई बहन, इस तरह के वागड़ी के गीत बनाते थे। और गीत में हमारे प्रोजेक्ट के जो मेन उद्देश्य थे, एक सुनाई दीजिए वागड़ी की 4 लाइनें, मजा आ जाएगा। एक उस समय, क्योंकि ये पॉप सॉन्ग नए नए आए थे, तो नए नए जो लोगों को आकर्षित करने के लिए हमने इस तरह की धुन का एक मेरा गीत जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, कि लोग क्या करते हैं, ढलान पर खेती करते हैं और ढलान पे हल चलाने से मिट्टी का क्षरण होता है, मिट्टी का क्षरण होता है, पत्थर सारे ऊपर निकल आते हैं। अब ये बात मुझे गीत में बतानी है। देवल गमड़ी पाल मारो लसमणियों के पेलो लसमणियों,
मन में लक्ष्मणियों मुझा है, उभी डूंगरी हो रहा के, मतलब डूंगरी पे वो हल चलाता है, उभी डूंगरी हो रहा के पाना निकरे, मन में लक्ष्मणियों मुझा है, ऐसी बात है। वो कहता है फिर तुम इस दलान में खेती करो और वहां पर तुम वृक्षारोपण करो। अब इस तरह के गीत हमने बनाने शुरू किए और उस समय 2 हमारे प्रकाशन जी, और ये वागड़ी पॉप सॉन्ग हो गया उस समय, बड़ा लोकप्रिय हुआ। तो 2 हमने किताबें उस समय पुस्तकें इस तरह के गीतों की निकाली थी। धरती की सरगम हमने उसको नाम दिया, भाग 1 और भाग 2। और वहां से वो इंटरेस्ट शुरू हुआ तो साहित्य में भी शुरू हो गया। और फिर तो आप देखिए कि 10 साल मेरा जो कार्यकाल वो डाइट में रहा, और डाइट में चयन ही इसीलिए होता है कि आपकी साहित्यिक अभिरुचि हो तभी आपका चयन होता है। मेरा सिलेक्शन हुआ था उस समय, और सिलेक्शन मेरे जो प्रकाशन और ये सारे थे उन्हीं वजह से हुआ। स्क्रैप बुक बनाई मैं, हर महीने पहल समाचार के नाम से एक न्यूज बुलेटिन निकालती थी, और उस न्यूज बुलेटिन में भी सारी वागड़ी रचनाएं और सारा कुछ होता था। तो ये फिर वो लेखन की गति मिली मुझे पहल परियोजना से। इसके बाद मैं डाइट में आई, इसके बाद मंडली का और अपने जो जिला स्तरीय पुस्तकालय में जो चीजें निकलती हैं उसमें भी मैंने योगदान दिया है, संपादन किया। जिला कलेक्टर की ओर से भी जो प्रचार प्रसार के जो निकलते हैं पुस्तिकाएं, उसमें उसका लेखन कार्य किया। और उस समय साक्षरता के अभियान चले थे, उसमें भी बहुत किया। तो ये एक संपादन किया है। जी, बोर्ड में प्रमिला जी, हमारी, मैं और मेरे हस्बैंड प्रेमांशुराम जी मेहता, हम दोनों ने एक जीवन कौशल शिक्षा नाम की एक पुस्तक है जिसका हमने लेखन कार्य किया है, और वो हमारे राजस्थान में वर्षों से चल रही है और निःशुल्क सबको वितरित होती है। इसके अलावा बीएसटीसी का पाठ्यक्रम निर्माण जो समिति थी उसमें मैं मेंबर रही हूँ। तो अभी वर्तमान में हमारा राजस्थान में जो बीएसटीसी का पाठ्यक्रम है उसके अंदर भी मैंने काम किया है, एसआईआरटी के अंदर, और वो पाठ्यक्रम भी वर्तमान में है। जी, बहुत बहुत साधुवाद। तो इस तरह से शुरू हुआ है काम। फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि उस समय तक भी मेरा, हाँ, मैं उद्देश्य की पूर्ति कर रही थी जो मेरा जॉब था उसको, क्योंकि डाइट में जब आप हैं तो डाइट में हर साल 14 प्रकाशन आपको करने होते हैं। वो एक हाँ, एक बिल्कुल आपका एक नॉर्म्स है, हर डाइट को 10 से ऊपर तो आपको प्रकाशन करने ही है। तो सारा प्रकाशन का काम मैंने अपने देखरेख में ही करवाया। उस समय भी हर साल 14 प्रकाशन में निकालती थी, और शायद मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद वो क्रम टूट गया है और वो उस तक नहीं आ पाया है। तो ये जो 10 साल मेरे थे वो उन्होंने मुझे साहित्य सेवा में बहुत अच्छा योगदान दिया। बहुत अच्छा रहा, और आपने उत्कृष्टता की और इतना त्वरित गति से आगे आप बढ़ी, इतना उत्कृष्ट कार्य किया कि शायद वो आपके किए हुए जो काम है पीछे जितने भी लोग हैं उन सब के लिए अनुकरणीय है, और वो उसको देख के ही आगे बढ़ रहे होंगे। मैं अपने साथ पटल पे जुड़े हुए कई लोग हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद अर्पित करती हूँ। नीता जोशी जी जुड़ी हुई हैं, राजकुमारी जी जुड़ी हुई है, हर्षा जी जुड़ी हुई हैं, और भी 2-3 नाम है, और जोशी जी भी जुड़े हुए हैं लगातार, और कई लोग हैं कि कुछ के नाम मुझे पटल पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ के नहीं दिखाई दे रहे हैं। सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ हैं, हमारा मनोबल बढ़ाइए, और हमारे इस कार्यक्रम के अंदर जो हमारी आज की विशिष्ट साहित्यकारा महोदया अभा जी जुड़ी हुई है, उनके ज्ञान का लाभ लीजिए। और मैं तो ले ही रही हूँ, पर मैं चाह रही हूँ मेरे साथ साथ दूसरे लोग भी इनके ज्ञान का लाभ लें, और इस साहित्यकार के, इस साक्षात्कार के इस आयोजन को सफल बनाए। अगली कड़ी में, अगली बात में मैं चाहूंगी कि आपने अभी नाम लिया था कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे मालूम है हल्का सा डूंगरपुर में मैं भी जुड़ाव रखती हूँ, तो मुझे बहुत बचपन का, दीपिका का नाम लिया आपने, दीपिका इज माय कजिन एंड फ्रेंड ऑल्सो, तो उसके यहाँ पे या कहीं न कहीं मैंने उनसे बहुत मधुर गीत, फिल्मी गीत सुने हैं, और बहुत सुंदर वो गाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। दोनों ब्रदर्स के नाम है कि प्रेमांशु और हिमांशु शायद, तो वो दोनों बहुत अच्छा गाते हैं। तो आप भी बहुत अच्छा गाती होंगी, तो दोनों जने एक युगल गान का मानस बना ले तो कैसा रहे, ये भी मेरे मन में तुरंत विचार करता है, तो आप इससे भी विचार करें। प्रमिला जी अभी डूंगरपुर गए हुए हैं, वो शायद डूंगरपुर गए हुए हैं, वो तो देख रहे होंगे प्रोग्राम। तो
उनके गाने सुनने पड़ेंगे और कभी। और मैं आपके सम्मानों की बात कर रही हूँ कि आपने बहुत सारे सम्मान इस दौरान लिए हैं। उन सम्मानों में छंदश्री सम्मान, छंदों का सम्मान तो आपको मिलना ही चाहिए था कि मैं तो छंद के बारे में कुछ भी होता है, एक आप ही की कल्पना आती है। तो छंदश्री सम्मान है, काव्य भूषण सम्मान है, गीत रत्न सम्मान है, छंद साधक सम्मान है, शब्द साधना अलंकरण सम्मान है, अक्षर मैत्री सम्मान है, साहित्यिक वर्तुल सम्मान है जो शायद गुजरात से मिला है। अक्षर मैत्री साहित्य वर्तुल कोई एक संस्था है, आप उनसे जुड़ी हुई है। और गुजरात राज्य वो अभी मिला पिछले महीने। हाँ, वो ये पिछले महीने ही मिला है मुझे। 6 मई 2021 को मिला था और मैंने फोटो देखते ही मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं पुनश्च आपको बधाई देती हूँ। और गुजरात राज्य संगीत नृत्य नाटक अकादमी द्वारा भी आपको सम्मान मिला हुआ है। और सबसे बड़ा सम्मान मैं ये मानूंगी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जब पत्र वाचन में आपको प्रथम पुरस्कार दिया, क्योंकि शिक्षा बोर्ड से जुड़ी हुई कोई भी प्रतियोगिता हो या शिक्षा बोर्ड से जुड़ा हुआ कोई भी इवेंट हो, वो हमारे लिए जीवन का महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और मैं भी शिक्षिका हूँ, आज ही मेरे रिटायरमेंट की अंतिम पार्टी से स्कूल से आई हूँ, तो मेरा टारगेट स्कूल में सिर्फ बच्चों से ही रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ समय बिताऊं। तो आपने इस तरह के काम किए हैं, मैं आपके इन सब सम्मानों के लिए आपको बधाई देती हूँ। और आपको मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि ये इन प्रश्नों के साथ कोई न कोई एक सुंदर सा मधुर सा आप गीत सुना दें, फिर अपन आगे की तरफ कदम बढ़ाएं। स्वागत है आदर जी। एक छंद में ही है, ये भी द्विगुणित पद पादाकाल का छंद है, द्विगुणित पद पादाकुलक छंद जी। कुछ ऐसी मनस्थिति से लिखा हुआ है ये। जब द्वार खड़ी खुशियां तेरे, मनवा काहे घबराता है। जब द्वार खड़ी खुशियां तेरे, मनवा काहे घबराता है। तज चिंता और तनावों को, तज चिंता और तनावों को, निश दिन काहे भरमाता है। चिंता जननी अवसादों की, नागिन सम मन को डस लेगी। चिंता जननी अवसादों की, नागिन सम मन को डस लेगी। अमृत रस हर कर जीवन का, कांटों से दामन भर देगी। कातर जो दुख से होता है, कातर जो दुख से होता है, मन चाहा वो कब करता है। देखा अक्सर व्यवहार यही, कुंठा से जीवन भरता है। अब छोड़ अपेक्षा अपनों से, अब छोड़ अपेक्षा अपनों से, शामिल हो मस्त बहारों में। गुब्बारे सा हल्का होकर, उड़ के अब देख नजारों में। क्यों अखियां पल पल छलकाता, क्यों अखियां पल पल छलकाता, अंतस सागर लहराने दे। भर बाहों में 49 पवन, भर बाहों में 49 पवन, रंग इंद्रधनुषी
छाने दे, जब द्वार खड़ी खुशियां तेरे, मनवा काहे घबराता। क्या बात है, बहुत सुंदर गीत और बहुत मधुर आवाज, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी बीच हमने नाम लिया था और प्रेमांशु जी हमारे बीच हैं, मैं उन्हें प्रणाम चरण वंदन करती हूँ। और आप कह रहे प्रमिला जी जोरदार है, तो बस वो बातों की ही जोरदार है, इतना कुछ आता नहीं है आभा दीदी जितना। नहीं, आप बहुत बहुत अच्छा आपका चल रहा है इंटरव्यू, आप बहुत अच्छा रही, मैं बहुत सहज महसूस कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह का लाइव इंटरव्यू शायद मैंने नहीं दिया है, तो मुझे लग रहा है कि वास्तव में बहुत अच्छा आप मेरे से सहजता से आप बात कर रही हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो मैं अपन तो वार्ता ही कर रहे हैं, बातचीत ही कर रहे हैं कि ये जरूर है कि हम इस पे आभासी पटल पे है, बाकी घर में बातचीत करते हैं ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं। और मुझे बहुत सारी बातें जानने मिली। एक प्रश्न मैं और आपसे करूंगी कि साहित्य के क्षेत्र में बचपन से जुड़ी हुई है श्लोकों को और कठिन से कठिन विधाओं को बचपन से आपने सुना है, तो आप जानती है कि शुद्ध हिंदी क्या है, शुद्ध साहित्य क्या है। तो आपके इतने सारे लेखन कार्य आपने देखे हैं, इतने सारे साहित्यकार देखे हैं, लेखक देखे हैं, कवि कवियत्रियां देखी हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभावित आप किससे हुए? जो लीजेंड्स हैं, जो हमारे लिए बहुत सारा साहित्य छोड़ गए, तो उनमें से आप किनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और किनका लेखन आपको अंदर तक झिझोड़ गया कि ऐसा होना चाहिए? मेरे सब साहित्यकारों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद, जिससे बहुत ज्यादा मुझे प्रभावित किया है, वो अमृता प्रीतम है। मुझे अमृता प्रीतम का साहित्य बहुत अच्छा लगता है, और मैं जब भी फ्री होती हूँ तब नेट से लेकर के और मैं देखती रहती हूँ। और मुझे लगता है कि कई बार मेरे मन में ऐसे भाव आते हैं, शायद मैं अभी शुरू नहीं कर पाई हूँ, लेकिन उनकी रचनाओं को, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर पंजाबी में भी लिखा है और बाद में उसका हिंदी में भी उनका रुझान हुआ था, तो मुझे लगता है कि मैं अपने वागड़ी भाषा में उनका भाषांतर करूं, ऐसा मेरा मन में आ रहा है। तो शायद अगर आप लोगों की शुभकामना होगी तो ऐसा मैं कर पाऊंगी। और दूसरे अगर गजल में अगर देखें तो गजल जब शुरुआती दौर में जब कही जाती थी तो ऐसा ही माना जाता था कि जैसे गजल है वो प्रेम और मिलन और विरह और उसी की बातें उसमें होती हैं जनरली। लेकिन दुष्यंत ने उसमें एक सामाजिक आयाम जोड़ा, और सामाजिक समरसता, सामाजिक विषमता है, सामाजिक विद्वेष और ज्वलंत जो अपने समाज के प्रश्न हैं उनको गजल में डाला उन्होंने। तो वो चीज मुझे बड़ी अपील करती है। वो कहते हैं कि तू किसी रेल से गुजरती और मैं पटरी सा थरथराता हूँ, तो ऐसी बात कोई शायर कैसे कह सकता है। तो वो चीजें, हाँ, वो बड़ी अजीब अजीब तरह की चीजें हैं और बहुत दिल को छूती हैं। आज अगर वो कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, तो गजल और उसमें आधुनिक जो काव्य, उसमें मुझे दुष्यंत ने बहुत प्रभावित किया है। इन दोनों को मैं बहुत पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। दुष्यंत की भी मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, अमृता जी को भी मैंने बहुत पढ़ा, उनके अनुवाद पढ़े हैं पंजाबी के, और मुझे भी ये अगर हमारे सनातन धर्म को लेकर के अगर कहें तो मुझे बाबा तुलसी बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि उस जमाने में तुलसी बाबा ने क्या लिखा है, कहाँ से उन्होंने उदाहरण लिए, क्या क्या बातें लिखी है। आज भी उनके बारे में लिखी हुई चीजें, या रामायण का कोई प्रसंग लिखने बैठते हैं अपन, तो लगता है कि नहीं, अपन तो उसका एक अणु तक भी अपन नहीं पहुंच पाते हैं। तो बिल्कुल मैं तुलसी की बड़ी फैन हूँ, तुलसी का बहुत पढ़ती हूँ मैं, उनको भी बहुत प्रणाम करती हूँ कि धन्य हो गए कि तुलसीदास जी जैसे हमारे यहाँ पर कवि, हमारे यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया और हमें इस तरह से लाभान्वित किया। आज भी हमारी रचनाएं कहीं न कहीं तुलसी बाबा को प्रेरित। एक प्रमिला जी, एक मैं अशोक वाटिका प्रसंग मेरा एक है, वो मैं सुनाने का स्वागत है दीदी। तुलसी रामायण के प्रसंगों पे मैंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी जब भी लिखती हूँ तो लगता है नहीं, कुछ मजा नहीं आया, कुछ मजा नहीं आया, ऐसा ही लगता है। जब तुलसी को आप पढ़ते हैं तो तुलसी आप बस वो तुलसी के आगे सब कुछ है। वो कहते हैं और खद्योत समान, ऐसा कोई उनका वो है ना कि तुलसी तो तुलसी है, बाकी सब खद्योत है, यानी सब जुगनू के समान है। जी, एक अशोक वाटिका प्रसंग अपन
देखते हैं। इस बीच हमारे बीच ये में शाह साहब है, निधि जोशी जी है, और प्रेमांशु जी मेहता साहब तो यही है, निधि जोशी, और भी बहुत सारे नाम है, हेमा जी है। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। और आभा जी के साहित्य का आनंद है। नीता जी है, नीता भाभी जी प्रणाम, जोशी जी की पत्नी है, और ये इतनी सहयोगी स्वभाव की हैं कि कोई भी लाइव हो आप जरूर उपस्थित रहती हैं, तो मैं उनको बहुत प्रणाम करती हूँ। गृहस्थी के साथ साथ ये इस काम में भी प्रवृत्त हैं, तो नीता जी को बहुत ज्यादा हमें आभार और प्रणाम करना चाहिए कि हम साहित्यकारों के लिए बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी प्रणाम है आपको। हाँ दीदी, दीदी तो वो वीडियो चलाया जाए क्या? वो वीडियो चला लो, उनको बोलो वो स्क्रीन पे वीडियो चला ले, बोलो ना मैं चला लेता हूँ, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा, नीता को चलाते नहीं आएगा, तो उनको बोलो वीडियो प्ले करो बोलो। तो आभा जी एक वीडियो देख लेते हैं हम, उसके बाद आप तुलसी जी का प्रसंग सुनाइएगा। एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, जिसमें जय जगन्नाथ आभा जी ने बहुत सुंदर आरती लिखी है, उसका फिल्मांकन हुआ है। तो मैं जोशी जी से निवेदन करती हूँ, आप वीडियो प्ले कीजिए और हम सभी उद्यत हैं देखने। आभा जी उनको प्ले करने को बोलो, प्ले करने को बोलो। जी सर। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा गई है, और इसी दौरान इस वीडियो का प्रसारण हुआ था पिछले 2 साल पहले। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। जगदीश का नाम बड़ा पावन, जगदीश का नाम बड़ा पावन। विष्णु के अवतार कहाते चक्र सुदर्शन करधारी, जगत नियंता जग के बालक भक्तन पर है उपकारी। नगर उदयपुर मध्य में विराजे ईश्वर, नगर उदयपुर मध्य में विराजे ईश्वर। वीरों की नगरी की शोभा प्रभु जगदीश्वर। जय जय बोलो जगदीश हरे, प्रेम से बोलो जगदीश हरे। जय जय बोलो जगदीश हरे, प्रेम से बोलो जगदीश हरे। जगदीश चौक में ऊंचा मंदिर, शोभा है अति न्यारी। धर्म ध्वजा उस पर लहराती, नगर जनों को है प्यारी। आराधन जगदीश को करते, आराधन जगदीश को करते, सौंप के नैया सारी। कृपा सिंधु करुणा के सागर हर पल रहते साथ में, कृपा सिंधु करुणा के सागर हर पल रहते साथ में। धन दौलत यश मान है देते दाता खुले हाथ में। जय जय बोलो जगदीश हरे, प्रेम से बोलो जगदीश हरे।
जय जय बोलो जगदीश्वरे, प्रेम से बोलो जगदीश्वरे। शिल्प अनूठा इस मंदिर का, जगत से ने बनवाया। स्वप्न में दर्शन देके प्रभु ने, कर्म पुनीत ये करवाया। अनुपम छवि जगन्नाथ विराजे, अनुपम छवि जगन्नाथ विराजे। निरख निरख जाऊं बलिहारी, चारों दिशाएं करे आरती, कुदरत शंख बजाती रे। चारों दिशाएं करे आरती, कुदरत शंख बजाती रे। ये झोला की झिलमिल लहरें चरण पखारते। जय जय बोलो जगदीश्वरे, प्रेम से बोलो जगदीश्वरे। जय जय बोलो जगदीश्वरे, प्रेम से बोलो जगदीश्वरे। जगदीश का नाम बड़ा पावन, जगदीश का नाम बड़ा पावन। धन्य है जीवन उस प्राणी का, प्रभु में मन अनुरागी रे। शीश नवाए आकर यहाँ जो, हो जाता बड़भागी रे। चतुर्भुज ठाकुर की सेवा, चतुर्भुज ठाकुर की सेवा, जीवन की सौगात रे। भक्तों को उल्लासित करती भागो सबकी धूम रे। भक्तों को उल्लासित करती भागो सबकी धूम रे। सावन में यहाँ अनुपम झूले, कीर्तन गाए धूम रे। जय जय बोलो जगदीश्वरे, प्रेम से बोलो जगदीश्वरे। जय जय बोलो जगदीश्वरे, प्रेम से बोलो जगदीश्वरे। शंख चक्र अरु पद्म गदाले, श्याम वरण मूरत मंजूर। सज धज कर भक्तों के कांधे, भ्रमण को निकले कब ठाकुर। ओ पुष्प अबीर गुलाल की वर्षा, पुष्प अबीर गुलाल की वर्षा। ढोल नगाड़े जयकारे, गली चौक में तोरण सजते सुंदर बंधन बार रे। गली चौक में तोरण सजते सुंदर बंधन बार रे। उमर बड़े घर घोर घाट जन घोष गगन गुंजार रे। जय जय बोलो जगदीश्वरे, प्रेम से बोलो जगदीश्वरे। जय जय बोलो जगदीश्वरे, प्रेम से बोलो जगदीश्वरे।
जगदीश हरे। नगर उदयपुर मध्य में विराजे ईश रे, नगर उदयपुर मध्य में विराजे ईश रे। झीलों की नगरी की शोभा प्रभु जगदीश रे। जय जय बोलो जगदीश हरे, प्रेम से बोलो जगदीश हरे। जय जय बोलो जगदीश हरे, प्रेम से बोलो जगदीश हरे। बहुत सुंदर आरती। और ऐसा लग रहा था कि जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर मैं भी हूँ इन सभी के साथ। सभी जाने पहचाने चेहरे, जाने पहचानी आवाजें और एक से बढ़कर एक दृश्य, बहुत अच्छा लगा। तो आभा जी, ये जय जगन्नाथ की आरती आपने रची और ऐसी कालजयी हो गई है। क्या हम हैं? बिल्कुल। मुझे प्रमिला जी, ये जब मुझे ये अपने उदयपुर के ही अंशु जी है, उन्होंने मुझे बताया दीदी ऐसे मेरे मन के भाव आ रहे हैं, आप ऐसा कुछ लिखे। तो मुझे लगा कि शायद भगवान जगन्नाथ ने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने इस गीत को लिखा, ऐसा मुझे लगा कि इतने कम समय में और इतने अच्छे भाव वाला गीत, बहुत वास्तव में मेरे जीवन का ये बहुत अनुपम चीज है भगवान ने मेरे हाथ से करवाई, ऐसा मुझे लगा। धन्यवाद इसके लिए आपको। मैं एक बार हमारे साथ जो है ब्रजेश जी और निधि जी, हेमा जी, ब्रजेश जी और राजकुमारी जी, नीता जी, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने हमारा साथ दिया और इतनी पवित्र आरती को मन, वचन और कर्म से सुन करके, ब्रजेश जी दीक्षित साहब वो भी बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छा जी, मेरे भाई है वो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सबको जुड़ने के लिए। तो मेरा प्रणाम। और बहुत अच्छी आरती आपने रची है और मुझे ये आरती सुनकर के ऐसा लगता है कि मैं जगदीश मंदिर में ही खड़ी हूँ, क्योंकि मेरा बचपन उन सीढ़ियों पे निकला है और मेरा प्रांगण ही वही है, आप समझ जाएंगे। और उदयपुर के जो अभिषेक जी, अतुल जी है, सब एक से बढ़कर एक है। अभिषेक जी का पत्रकारिता का इतना अच्छा काम चल रहा है। सभी को मैं बधाई कि सभी ने मिलकर बहुत अच्छा ये कार्यक्रम तैयार किया, अच्छा वीडियो बनाया जो YouTube पे खूब चल रहा है। अब हम पुनः आप तक आते हैं। भक्ति रस से सरोवर। मैं अशोक पार्टी का प्रसंग एक सुनाना चाह रही थी। जी। सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है उदास होकर के, और अचानक से वो जो राम जी की अंगूठी वो नीचे गिराते हैं, और जब कहते हैं ये क्या, कहाँ से आश्चर्यचकित होती है। उस क्षण जब वो प्रकट होते हैं हनुमान जी, तो क्या क्या सवाल माता सीता के मन में आए, उसके ऊपर कुछ लिखने का प्रयास किया है। जी। हनुमान कहो मुद्री तुमने, कैसे अरु किस से है पाई। हनुमान कहो मुद्री तुमने, कैसे अरु किस से है पाई। ये सनाई छंद में प्रमिला जी, सनाई छंद नाम है। अच्छा, है आस जगी मुद्री पाकर, है आस जगी मुद्री पाकर, मेरी अखियां है भर आई। हनुमान कहो मुद्री तुमने। अब सीता जी सोचते हैं कि इस प्राणी को मैंने कहीं नहीं देखा, बचपन से अब तक कभी देखा ही नहीं आपने, और आप ये अंगूठी कैसे ले आए, कहाँ से ले आए। क्या कह रही है? नहीं जनकपुरी तुमको देखा, कभी पियर में ना देखा, ना सुंदर में देखा। नहीं जनकपुरी तुमको देखा, कभी कौशलपुर नहीं देखा।
वन पंचवटी सरयू तट पर, कब गंगा घाट तुम्हें देखा। वानर के संग कहाँ मानव, वानर के संग कहाँ वानर, वानर के संग कहाँ मानव, कहाँ मिली प्रभु की प्रभुताई। सच बात वीर हनु बतलाना, प्रभु प्रेम निशानी कहाँ पाई। हनुमान कहो मुद्री तुमने, पल पल बीता ले नाम स्मरण, पल पल बीता ले नाम स्मरण। बस प्राण धरे बहु यत्न किए, बस जिंदा हूँ, बस प्राण धरे बहु यत्न किए। जैसे पावक के मध्य खड़ी, जैसे पावक के मध्य खड़ी। मछली बिन पानी हो जैसे, प्रभु भूल गए इस पापिन को, प्रभु भूल गए इस पापिन को। या लौट गए कौशल नगरी। कोई समाचार नहीं है तो क्या कहे इसके अलावा। भूल गए इस पापिन को, या लौट गए कौशल नगरी। किस विधि भ्रात संग चित्त धरे, उनकी वो भी चिंता हो रही है, उनकी भी। किस भांति भात्र संग चित्त धरे, कहियो हमको बीती सगरी। इतना दर्द वो बता रही। तो अब हनुमान क्या कहे इनके आगे। सुन माता हम सेवक हैं हम तो, सुन माता सेवक हैं हम तो। प्रभु राम चरण के अनुरागी, जननी कुछ विधीर धरो मन में, जननी कुछ धीर धरो मन में। सब शोक हरेंगे गृह त्यागी, जननी कुछ धीर धरो मन में। सब शोक हरेंगे गृह त्यागी। धन्यवाद। बहुत निधि जी कह रही हैं क्या वाह बहन, यह छंद पापा को सुना रही हूँ और बहुत गदगद हो रहे हैं। तो आप देखिए कि बिल्कुल मेरे ये निधि जी का पापा है, वो मेरे पापा के लंगोटिया यार जिनको कहते हैं, एक पालने में बड़े हुए हैं। तो वो मेरे पिता समान है और वास्तव में वो सुन रहे हैं तो मेरे लिए मेरे पिताजी का ही आशीर्वाद है, ऐसा मैं मानती हूँ। काका जी प्रणाम आपको बहुत बहुत मेरा। और मेरा भी उनको प्रणाम है कि आप इतने कार्यक्रम को सुन के इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। और भोगीलाल जी पाटीदार साहब भी है, सुंदर प्रसंग और सुंदर स्वर बहन। तो आभा दी आपका तो सुंदर। और प्रेमांशु जी कह रहे हैं, नरेश जी, प्रमिला जी, सबको बधाई आपको। मैं प्रेमांशु जी को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। काश आप अहमदाबाद में होते तो एक आध फिल्मी गीत की 2 लाइनें मैं सुन लेती, पर अगली बार जरूर आपको बुलाना पड़ेगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते ये आभा जी की जिम्मेदारी रहेगी कि अब वो ही कि नहीं आप बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। और आपके प्रकाशित काव्य संग्रह के बारे में पहले ही बताया, धरती की सरगम, उसके बाद शुभमस्तु, और उसके अलावा भी अनेक प्रकाशित संग्रह आपके हैं जो शायद उसमें कविताएं, कहानियां, लेख आपके हैं। तो आप
डालिए थोड़ा सा कि आपका प्रकाशन किया हुआ संग्रह कितना है, कैसा है, क्या-क्या उपयोगी है और कैसा हमें उसको समाज के अंदर प्रयोग करना चाहिए? मेरे प्रकाशन जो है वो शुरुआती दौर पे मैंने जैसे बताया था कि मैंने सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के बुकलेट्स वगैरह, फ्लिप बुक वगैरह बनाई थी। 2 काव्य संग्रह वागड़ी के अंदर, धरती की सरगम भाग 1 और एक भाग 2, क्योंकि मैं वो क्योंकि संकलन मेरा था और संपादन मैंने किया था। और इसके बाद डाइट के माध्यम से हमने काफी नवाचार किए। उसमें आपको बताना चाहूंगी कि एक हमने कर्म बिछीवाड़ा नाम से एक प्रोजेक्ट लिया था यूनिसेफ के सहयोग से, और उसमें बच्चों को मातृभाषा, आप प्रमिला जी आप शिक्षिका हैं, आप और सारे लोग जो देख रहे हैं, अभी वर्तमान में हमारी नई शिक्षा नीति ने ये कहा है कि बच्चों को 1 से 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए। ये अभी वर्तमान के, लेकिन हमने इसका प्रयोग 10 साल पहले डूंगरपुर जिले में शुरू किया कि बच्चा घर में वागड़ी बोल रहा है, एकदम से स्कूल में आता है और एकदम से अपन उनको कहते अनार का, तो उससे अनार तो सुना ही नहीं है, तो वो क्या कैसे समझेगा कि आप उसको कहते हो कि आम का आ, तो बच्चा आम नहीं बोलता, वो तो कैरी बोलता है। तो हमने कैरी का क लिखा, कैरी का क लिखा और आलू को आ किया। इमली नहीं बोलता बच्चा आमली बोलता है, तो हमने आमली का आ लिखा। इस तरह से हमने पूरी वागड़ी की एक वर्णमाला तैयार की, और उसके बाद छोटी हमने कहानियों की एक वार्ता रे वार्ता उसका नाम था, उसका संपादन मैंने किया। वागड़ी की बच्चे जैसे शुरुआती दौर पर जब वो पढ़ना सीखे तो कुछ वागड़ी की कहानियां, इसके बाद हिंदी की कहानियां, फिर जोड़ाक्षर और उस तरह के पूरा एक साइंटिफिक मेथड से हमने उसको शुरुआत से 0 से लेकर के पढ़ना कैसे सीखे, ऐसा प्रयास किया था। तो वो किताब एनसीईआरटी और एमएचआरडी में भी गई थी और काफी उसकी प्रशंसा हुई थी कि ये एक अभी और वर्तमान में सारी सरकारें वापस उसके ऊपर आ रही है। तो मुझे लगता है कि वो चीज वापस जो हमारी थी वो कहीं ना कहीं हमारा काम है, जो वो काम बिल्कुल काम को कराया जाएगा और फिर से उसी पे अमल किया जाएगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि सरकार को पुनः पुरानी चीजों को लाना पड़ेगा, तभी हम शिक्षा नीति में सुधार कर पाएंगे। और प्रेमांशु जैसे आप कह रहे हैं कि आपका सृजन जो है बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। वागड़, गुजरात और मेवाड़ तीनों को एक संगम बना के, पुल बना के आप उस पे काम कर रही हैं। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि उस पुल बनाने में कहीं मेरा भी एक कीड़ी जितना प्रयास है, एक बूंद जितना प्रयास है कि मैं भी शायद आपके पीछे पीछे पार लग जाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही। और अपन बात कर रहे थे जगन्नाथ आरती की, जगन्नाथ रथ के। आप डूंगरपुर में रहती हैं, अहमदाबाद में रहती हैं, और उदयपुर में अभिषेक जी और ये सब लोग ये यूट्यूब के और ये काम करते हैं। और आपने किस तरह से जगन्नाथ रथ यात्रा का जो कार्यक्रम था, किस तरह आपने सहयोग किया, कैसे आपने करा, उसका आप संक्षिप्त में बता दीजिए। फिर एक बहुत बड़ी बात मैं पूछने वाली हूँ। जी ये लगभग 2 साल पहले की बात है, और अभिषेक जी ने टेलीफोनिक मेरे से संपर्क किया था कि दीदी ऐसा ऐसा जगन्नाथ यात्रा के ऊपर या जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ऐसा कुछ हमें लिखना है। तो मैं, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर, मैंने कहा आप उनके कुछ तथ्यात्मक कुछ चीजें आप बताइए कि कैसे मंदिर बना, क्या हुआ। तो ऐसा बहुत ज्यादा हमें नहीं मिला, शिलालेख वहां जरूर है, लेकिन मैंने फिर अपने आप कभी मैं भी गई हूँ, जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं, और फिर उसकी मूर्ति की कल्पना की, किस तरह की श्याम वर्ण मूरत मंजुल, जो मैंने लिखा है अंदर, इस शंख चक्र और पद्म गदाले श्याम वर्ण मूरत मंजुल। तो उस मूर्ति को ध्यान में रखते हुए, और मुझे लगता है कि ये गीत तो मैंने लिखा ही नहीं है, ये जगन्नाथ जी ने ही लिखवाया है, क्योंकि एक बड़ा 4 स्टेंजे हैं उसमें, और भाव और सारा जो आया, और यहाँ से फिर मैं गा करके और अंशु जी को भेजती थी, और अंशु जी उसमें करेक्शन करके और फिर वो अपने म्यूजिशियन के साथ गवा करके मुझे भेजते थे। इसके बाद लगभग 15-20 बार हमारा बातचीत, हमने न मैं कभी उदयपुर गई हूँ और न वो कभी मेरे पास इस तरह से फिजिकली आए, जी ऐसे ही संपर्क हुआ। मुझे लगा कि नहीं, ये शब्द यहाँ सही नहीं हो रहा है, ये वहाँ पे थोड़ा ब्रेक हो रहा है, इस तरह से मैं गाइड करती गई, और उन्होंने अपने आप
बना करके और सब असेंबल किया, फिर उसका वीडियोग्राफी भी हुआ। और पर पिछले 2 साल से जब भी रथ यात्रा निकलती है वहां पर तो सब जगह गली गली पे ये गीत बजता है और काफी धूम मचती है इस गीत की। और मुझे वहां से जो मेरे परिचित हैं उनके फोन आते हैं मेरे पास कि आपका गीत आज इतनी बार हमने सुना, ये करीब 2 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है बजना। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि भगवान ने मेरे से ये बहुत अच्छा कार्य करवाया, इसके लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूंगी भगवान की। ये भगवान की आशीर्वाद होता है तभी हम कोई स्तुति जैसा या तभी हम कुछ रचना कर सकते हैं। बाकी हमारी बिसात नहीं है कि हम कुछ एक शब्द भी, एक पंक्ति भी हम लिखें। कई बार लोग कहते हैं कि आज आप इस पे छंद लिख के दे दो, तो वो एक मैं मानती हूँ तुकबंदी है, वो लेखन नहीं है। लेखन में तभी मानती हूँ कि आप कहीं बैठे हैं, आपके दिमाग में विचार कौंध रहे हैं और आपको कोई यत्न नहीं करना पड़ रहा है, कोई 4 किताबें नहीं देखनी पड़ रही और आपके अंदर से हो रहा है, वो सच्चा साहित्य मानती हूँ मैं। और वही सच्चा सृजन होता है जो सिर्फ ईश्वर के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकता है। बाकी हम अपने मैंपन से हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक बात मैं और पूछूंगी, आपने फेसबुक पेज बना रखा है प्रेम आभा, तो उसके बारे में बताएंगे पर फेसबुक पे आप क्या क्या चाहती हैं? एक हमारे बीच में असलम जी चिश्ती साहब जुड़े हुए हैं, मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ साहब आपका, और आप जुड़े रहें और हमारा मनोबल बनाते रहे। आभा जी मैं पूछ रही थी कि प्रेम आभा जो पेज आपका फेसबुक पेज है उसका क्या औचित्य है, क्या उसकी एक्टिविटीज होती है, इवेंट्स होते हैं? फेसबुक पेज मैंने प्रेम आभा के नाम से बना रखा है और उसमें मैं अपनी सारी रचनाएं उस पर अपलोड करती हूँ, वीडियोस वगैरह सारा। हालांकि उसको कोई इस तरह प्रोफेशनली नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी कुछ रचनाएं हैं, धार्मिक भी हैं, कुछ चीजें हैं तो जो लोगों के तक जानी चाहिए, तो उसको पब्लिकली मिलती है लोगों को। और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि काफी लोग उसको शेयर करते हैं। जब मैं उसको सर्च करती हूँ 10 शेयर हुए, 20 शेयर हुए, 15 शेयर हुए, और सबसे ज्यादा उसमें मेरी कृष्ण भगवान के ऊपर या राम के ऊपर, हनुमान के ऊपर जो भी मैंने धार्मिक रचनाएं लिखी है वो बहुत शेयर हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि वो लोगों तक पहुंच रही है। यही मेरा उद्देश्य है कि मेरी डायरी में न रह जाए ये चीजें और लोगों के काम आए। मेरी इसी उत्कंठा थी कि कोई इवेंट आप उस पे कर रही हैं या कोई ऐसी प्रतियोगिता कर रही है, तो वो मेरी जानने की मंशा थी। अब एक वो पुराने समय में आपको ले जा रही हूँ और एक श्लोक रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम, ये तो आपके अंतर मन में बसा हुआ श्लोक है। इससे संबंधित जो है वो आप मुझे बताएं, और आपने भावानुवाद किया है वो भी मुझे बताएं। और समय भाग रहा है तो हमको इस समय में बहुत सारी संचित राशि में ले लेना चाहती हूँ। तो इस श्लोक के बारे में जो बचपन से आपके अंदर है और आप सुनते आए हैं अपने पिताजी से या अपने बुजुर्गों से, तो आपको ये सुना हुआ है और आपने किस प्रकार इसका भावानुवाद किया है, कृपया सुनाएं। स्वागत है दीदी। वो मैं प्रमिला जी मैं सुन नहीं पाई क्योंकि बीच में नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, फिर से बताइए जब। जी मैं कह रही थी कि एक श्लोक था जो बचपन में आप सुनते थे, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षण श्रूयताम, ये बचपन से आपने सुना है, आपके रटा हुआ है, चित्त में मन में बसा हुआ है, तो आपने इसका भावानुवाद भी किया है और आपने गीतिका छंद में इसका सृजन भी किया है। तो मैं चाहूंगी कि उस श्लोक से संबंधित आपकी यादें और आपका छंदानुवाद वो भी सुनाएं। स्वागत है दीदी। ये प्रमिला जी भर्तृहरि के नीति शतक का श्लोक है ये, और ये श्लोक मेरे पापा के मुंह से मैंने बचपन में सुना था, वो गाते थे इसके ऊपर, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम, ये पूरा श्लोक है नीति शतक का। तो ये मेरे मन में कई बार ऐसा मुझे मेरे पापा के स्वर सुनाई देते थे, तो उसको मैंने गीतिका छंद में भावानुवाद करने का कोशिश किया है कि जो बादल होते हैं वो सब बरसने के लिए, सबके सामने चातक तू अपना मुंह खोल करके और मत बैठा कर, ये उसका भाव है। कुछ गरजते कुछ बरसते बादलों को देख लो,
कुछ गरजते कुछ बरसते बादलों को देख लो, मित्र चातक सावधानी कुछ क्षणों की रेख लो, मित्र चातक सावधानी कुछ क्षणों की रेख लो। जो भरे हों पर न बरसे, जो भरे हों पर न बरसे, प्यास वे हरते नहीं, अल्प बरसे हेतु कोई पूर्ण भी करते नहीं। याचना उससे करो तुम, याचना उससे करो तुम, पूर्ण कर दे कामना। चाह हो उपकार की तब हाथ उसका थामना। सामने वालों को देखो, उसकी उपकार करने की भावना है कि नहीं है। तुम चाहते हो कि वो तुम्हें दे दे, लेकिन सामने वाले की भावना नहीं है। तो चाह हो उपकार की तब हाथ उसका थामना। कुछ गरजते कुछ बरसते बादलों को देख लो, मित्र चातक सावधानी कुछ क्षणों की रेख लो। एक गीति का प्रयास किया था मैं। वाह वाह, जितना तारीफ करूं, जितनी मैं आपको बधाई दूं कम है। बहुत ही सुंदर आपने भावानुवाद किया है, और जो चीजें कालजयी है उन पर सृजन करना, उन पर चिंतन करना, उन पर मनन करना, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो ईश्वर की आपको वरदान के रूप में मिला है, ये बना रहे और आप इस तरह से सृजन करती रहे हैं। और कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर हम जा रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न और मैं कर रही हूँ कि आप शब्द साधना परिवार डूंगरपुर के एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। इसके अलावा अनेक साहित्यिक संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं, तो आप उस पे भी थोड़ा सा साहित्यिक संस्था से प्रकाश डाल दें कि 3-4 संस्थाएं हैं, शायद अक्षर मैत्री वर्तुल गुजरात से भी जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे उदयपुर में युगधारा चलती उससे भी जुड़ी हुई हैं, ऐसे कई 3-4 संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, तो उनका परिचय दें और एक सुंदर सा गीत या कविता या जो भी आप सुनाना चाहें वो लेके फिर हम विदा लें। स्वागत है दीदी। डूंगरपुर में एक संकल्प साहित्य संस्थान 2015 में मैं जुड़ी थी उनके साथ। छत्रपति शिवाजी उनके एडमिन थे, और उस समय कुछ हमने शुरुआत की लिखने की, वापस जैसे वो एक भूली हुई डगर थी उसको वापस थामने का प्रयास किया। और उसी दौरान हमारे वागड़ के ही ऋषभ देव के एक कवि हैं उपेंद्र अणु, शायद आप जानती होंगी, उपेंद्र जी अणु, वो मेरे पति के मित्र हैं और अक्सर हमसे मिलते रहते हैं साहित्यिक गोष्ठियों में। तो उन्होंने मेरा परिचय राकेश जी दीक्षित, डॉक्टर राकेश दीक्षित हैं धौलपुर के, उनसे मेरा परिचय करवाया। और एक काव्य सृजन संस्थान है, काव्य सृजन परिवार, उससे मुझे जोड़ा। ये 2015 के बाद की बात है, और 2016 में मेरा रिटायरमेंट होने वाला था, उससे कुछ समय पहले। और उस समय मुझे कुछ इसी विपरीत परिस्थितियों का मेरे राजकीय कार्य के दौरान किसी और की गलती से कुछ ऐसी चीजें मेरे तनाव में आई, और उस तनाव में जब मैं थी तभी उस समय मुझे ये जो कलम मेरी पकड़वाई डॉक्टर राकेश दीक्षित ने, और आज मैं जो कुछ भी छंद में टूटा फूटा जैसा भी मेरे भावना व्यक्त कर पा रही हूँ, मैं सारा श्रेय दीक्षित जी को देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आबा जी, क्योंकि मैं पीयर से दीक्षित हूँ तो उनको मेरे सरनेम से लगा होगा कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, लेकिन आप पद से और उम्र में मेरे से बहुत बड़ी हैं। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको लगभग 100 छंद में अगर आप मन से काम करेंगी तो मैं आपको उसमें उस तरफ ले जाऊंगा। और आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि लगभग 70 से 72 छंदों तक मैं पहुंच चुकी हूँ उनके द्वारा, जिसके ऊपर मैंने कलम चलाई है। और आज भी वो जारी है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और जिसके अंदर, जी हाँ बिल्कुल। इसी बीच में अभी मैंने देखा हमारे ज्योतिपुंज जी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। भाई साहब सादर प्रणाम आपको, और आपका भी बहुत मुझे मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और समय समय पर प्रोत्साहित करते रहते हैं। युगधारा साहित्य संस्थान से भी आपने मुझे जोड़ा है।
और वागड़ी लिखने के लिए हमेशा मुझे प्रेरित करते रहते हैं, और कुछ वागड़ी गीत मेरे अच्छे बन भी पड़े हैं, तो आपकी प्रेरणा है ये, तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ जी। इसके अलावा संस्था जो अक्षर मैत्री की आपने बात की, वो पिछले 2 साल से मैं उससे जुड़ी हूँ गुजरात। शायद नेटवर्क बंद हो गया है। विजय गोस्वामी जी काव्यदीप से देख रहे हैं हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ है, सभी लोग बने रहे हैं। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी नेट प्रॉब्लम है। ये आभा ही है, तो इसमें नेट प्रॉब्लम, नेट इश्यू हमेशा रहता है, और यही नेट देवता है, जब जब मेहरबानी करेंगे तब तभी हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा पाएंगे। और आभा जी का इतना सुंदर व्यक्तित्व और इतना वैभवशाली व्यक्तित्व और गरिमामय उनका पद है, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। आपने बहुत अच्छा साक्षात्कार दिया। मैं कोशिश करूंगी कि एक बार आ जाएं और अपना अंतिम जो वो प्रस्तुति देना चाहती हैं वो जुड़ पाए, और उसके दरमियान आप सभी लोगों से मेरा है, आप जुड़े रहें। और ये जो साक्षात्कार लिया गया नरेश चंद्र जोशी जी के पटल से, बहुत ही संकल्प पूर्ण तरीके से आप ये काम कर रहे हैं, साहित्य की सेवा कर रहे हैं। जोशी जी को जितना भी बधाई दें, धन्यवाद दें, उतना कम है। और मैं प्रयास पूरा ये करती हूँ कि एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आपके समक्ष आए और अपनी अनुभवों को आपसे शेयर करें, अपने शिक्षा से, अपने ज्ञान से, अपने कविता से, अपने गीतों से, अपने जो भी सृजन कार्य हैं, उनसे आप सभी के समक्ष बने रहें और समाज में नई संकल्पना को लाते रहें। मैं शायद लग रहा है कि आभा जी नहीं जुड़ पा रही हैं। जोशी जी सुन रहे हैं मुझे? हाँ, बीच में कुछ व्यवधान हुआ ऐसा लगा मुझे। जी बिल्कुल व्यवधान हुआ था, और मैंने थोड़ा सा बनाने का काम किया है। और गुजराती में भी आप रखती हैं, तो गुजराती में ही अंतिम आप कोई भी सृजन, गुजराती में अंतिम कोई आपकी सुंदर सी रचना का पाठ कर लीजिए, सुना दीजिए, गा दीजिए, जैसा भी आप चाहें। गुजराती तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको जो अभी मैं मुझे याद नहीं है, मैं लेके भी नहीं बैठी गुजराती का, तो लेकिन एक वो जो गणगौर की रचना जो आपको बहुत पसंद है वो सुनाती हूँ, जो मेवाड़ी में है। जी सुना दीजिए। और शायद तो ये मैंने पहली बार ही जी सुनाइए। गणगौर है, ये उल्लाला छंद में है। जी छंद में ही होगी वो, तो बिल्कुल स्वाभाविक है, आपकी रचना है तो कोई छंद ही होगा। वो मेरा, मैं मतलब रुझान पूरा छंद की तरफ ही चला गया। बीच में मैंने गजलें भी लिखी, लेकिन मुझे मजा नहीं आया, वो छंद में ही मेरा पूरा भाव उसी में ही चला गया। कोई गोरी गोरी गोर जा ईसर के घर नार रे, गोरी गोरी गोर जा ईसर के घर नार रे, पूजू थाने प्रेम सू चूंदड़ पल्लू ढाल रे, पूजू थाने प्रेम सू चूंदड़ पल्लू ढाल रे, झालर झमझम बाजता कंगन सोहे हाथ जी, गोरिया सांगे सोहता तीन लोक का नाथ जी, मैं पूछूं गोरिया बोल कैया थारो वास जी, कूण तप करने पामिया ईसर संग कैलास जी, माथे में मद जड़ हड़े कंठे घूंगर माड़ जी,
पीड़ो पीड़ो पोम चो हरियो है रूमाल जी, पेचो बांधे ईसर जी गोरिया पेच सवार दे, पीड़ो गणेश कार्तिक जी हींच जो हींडो चंपा डाल दे, कान कुंवर सो पूत दे सासर हरियो बाग दे, कान कुंवर सो पूत दे सासर हरियो बाग दे, चुड़ले राखी बांध सू माने अमर सुहाग दे, आला लीला बांस दे सायब जीरो राज दे, आला लीला बांस दे सायब जीरो राज दे, घेवर खाजा थाल में पूरो मनरो काज रे, जेवर खाजा थाल में पूरो मनरो काज रे, गोरी गोरी गोर जा ईसर के संग नार रे, पूजू थाने प्रेम सू चुंदड़ पल्लू ढाल रे, चुंदड़ पल्लू ढाल रे। पहला प्रयास था मेरा मेवाड़ी गीत लिखने का, और आपको बहुत पसंद आया था, तो मैं स्पेशली आपको ये डेडिकेट कर रही हूँ। और मेरा प्रिय है, और मैंने इसको बहुत अच्छे से गाने का प्रयास किया, आपको भेजा भी था। प्रेमांशु जी कह रहे हैं कि हरिवल्लभ जी शायद आपके फादर इन लॉ, आदरणीय हरिवल्लभ जी, वो भी एक प्रकांड पंडित थे और कवि थे, लेखक थे। तो निश्चित रूप से हमको जब ससुराल और पियर दोनों की जगह से पुष्पित पल्लवित हम होते हैं, तो अंदर से एक नया व्यक्तित्व निखरता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और व्यास मैडम, आपने सार्थक कर दिया, क्या बात कर रहे हैं सर, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमांशु जी, ज्योतिपुंज जी और विजय जी और तारा दीक्षित जी भी हमें देख रही हैं, वो बहुत बड़ी साहित्यकारा है, और वो भी आपके गणगौर के गीत को बड़ा सुंदर पसंद कर रही थी। मैं धन्यवाद देती हूँ, दीदी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी और हम सभी का मनोबल बढ़ाया। एक यहाँ पे कोई कह रहा है दीदी आपके हाइकू भी हैं, अब मैं कहूंगी आपकी चतुष्पदियां भी हैं, और बहुत सारी चीजें, हाइकू भी लिखे हैं, माइये लिखे हैं। हाँ, अतः समुद्र है, लेकिन हमारे पास समय की पाबंदी है, समय में हम बंधे हुए हैं, क्योंकि 15 मिनट हम पहले ही जोशी जी के आगे ले चुके हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम जोशी जी को प्रणाम करें, धन्यवाद करें और हम विदा लें, और प्रयास करेंगे कि फिर से हम अच्छे से कार्यक्रम में जुड़े, अच्छे से मेरा प्रणाम है। आपने आपके पटल पर मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए आभारी हूँ। थैंक यू, आप पधारे वो हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बिल्कुल, जय श्री कृष्ण। नहीं, आपने बहुत अच्छा साक्षात्कार मेरा लिया, बहुत सहजता से, और इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और आपकी विद्वत्ता, आपके लेखनी की भी मैं कायल हूँ, बहुत अच्छा लिखती हैं आप, और आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, और इस पटल के आप एक स्तंभ के रूप में प्रतिस्थापित हो रही है। बहुत सारे साक्षात्कार आपने लिए हैं, तो आपकी प्रतिभा इसी तरह से निखरती रहे, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। नरेश जी और नीता जी को एक बार मेरा पुनः प्रणाम, आपने इस पटल पर आने का मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी अपने दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।